सफल नहीं हुआ तो फिर लिखते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। सही है ना? अब आप लोग ऐसा मत कहना कि मुकेश सर ने कहा था लिखने की जरूरत नहीं है। बट मैं अपने स्लाइड से समझाने की कोशिश करूंगा। व्हाई लीडर स्विच, काम नहीं कर रहा, यहां पे क्या लिखा था? व्हाई लीडर स्विच आवर कंपनी। ठीक है, उसके 5 कारण हैं। रीजन स्विच, पहला क्या लिखा है? समझिएगा बात को। पहला क्या लिखा है? ग्रोथ। दूसरा क्या लिखा है? फेलियर। तीसरा क्या लिखा है? ग्रीडी। चौथा क्या लिखा है? और पांचवा, इन 5 कारणों को अगर आपने तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से समझ गए तो आपका ग्रोथ अनबिलीवेबल हो सकता है। अनबिलीवेबल। जैसा कि मेहताब से यहां पे कहते हैं ना कि मैंने 14 से 17 महीने में क्या लिया? बॉडी। सही है? इस तरीके से हम करेंगे। अब सबसे पहला जो रीजन है ग्रोथ। ग्रोथ, कोई भी बंदा किसी भी चीज को स्विच तब करता है जिस स्पीड से वहां चाहता है ग्रोथ करना, और ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, मैं भी शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर बाद में डिटेल बताऊंगा। दूसरा, फेलियर। वो जिस काम को करने आता है और कई अटेम्प्ट करने के बाद भी उसको अचीव नहीं कर पाता, तो उसके दिल दिमाग जहन में एक चीज समझ में आती है कि मैं अब फेलियर हो चुका हूं, मेरे से तो ये काम हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे कि नहीं होंगे जिनको लगता है सर सब कुछ ठीक है, आपकी ट्रेनिंग, आपका मोटिवेशन सब कुछ ठीक है, बट ये मेरे से हो नहीं सकता। तीसरा कारण लिखा है ग्रीडी, जिसको बोलते हैं लालच। ग्रीडी का मतलब समझते हो? इस बिजनेस में जितनी सच्चाई से काम करोगे उतनी ऊंचाई पे ऊपर जाओगे, लेकिन जितना ज्यादा अपना फायदा देखोगे और अपनी टीम का फायदा नहीं देखोगे, उतनी तेजी से आप इस बिजनेस में पीछे चले जाओगे। उसको मैं टेक्निकल कारण पार्ट बाय पार्ट आपको भी बताऊंगा कि क्या होता है ग्रीडी। उसके बाद है लिखा प्रोडक्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा कि अभी प्रभु सर ने पिछले ट्रेनिंग में बताया था कि जब हम किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं तो उस प्रोडक्ट बेस की रीढ़ की हड्डी होता है, वो होता है प्रोडक्ट्स। क्लियर है? तो इन सब सेक्टर में आपको पकड़ होनी चाहिए। और चौथा क्या लिखा था? मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट के बाद जो सबसे पहला रीजन आया था वो है ग्रोथ। अब क्या लिखा है यहां पे? हर आदमी समय के साथ में इनकम में ग्रोथ नहीं होना, हर आदमी का। अब इसका रीजन समझिए। जैसे कि मैं आज ब्राइट फ्यूचर में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं और मैं इस महीने 4,06,000 रुपए की इनकम पे पहुंचा हूं। अब समझिए, थैंक यू। अब लेकिन मेरा जो पार्टनर है, जैसे सैनी सर है और XYZ किसी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, और इसी 4 साल के अंदर अगर वो 10 लाख 12 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच चुके हैं, तो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिक उधर की तरफ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये समझने की जरूरत है। दूसरा, इसी में एक चीज और लिखा हुआ है, मल्टीलेग मेंटेनेंस। समझ में आ रहा है? जैसा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कंपनियों का नाम लिया कि मैं इस कंपनी में काम करता था, इस कंपनी में काम करता था। कहीं ना कहीं जब हम और आप मार्केट में निकलते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करने को मिलता है। ये बात सही है? हम लोग किस लेग में है, मल्टी लेग या टू लेग? टू लेग। और हम जब मल्टी लेग में नहीं है, टू लेग में है, और मार्केट में जाएंगे और जब मल्टी लेग वालों के पास डील करने जाएंगे, तो उनके दुख है, उनकी परेशानियां, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है, अगर उनके बारे में हमें जानकारी नहीं होगा तो क्या वो हमारे साथ आएंगे? देखिए, मैं एक अच्छा पड़ोसी हूं और मेरे साथ पड़ोसी है मुकेश सर। समझना, हम दोनों पड़ोसी है। अगर मुझे मुकेश सर की प्रॉब्लम या मुकेश सर की अच्छाई के बारे में पता नहीं, तो क्या मैं मुकेश सर की प्रॉब्लम में साथ दे पाऊंगा और सुख में साथ दे पाऊंगा? सेम, जब हम इस इंडस्ट्री में होते हैं तो हमें क्या करना होता है? अपने प्लान का तो पूरा नॉलेज रखना होता है, साथ में जूम पे, गूगल्स पे, यूट्यूब पे आपको अदर कंपनी के प्लान के बारे में भी 30 to 70% नॉलेज होना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्योंकि 90% मार्केट में लोग कैसे हैं? जो कहीं ना कहीं किसी कंपनी से अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, तीसरा कारण लिखा हुआ पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं अगर पूछूंगा तो आधे लोग ऐसे कॉक होंगे जैसे कि मैंने कुछ गलत सवाल पूछा है। सही है? जैसे कि सर आप क्या हो, आपका लेवल क्या है सर? प्लीज प्लीज राइट सर, राइट फ्यूचर की टाई है। क्या लेवल है सर आपका? ब्रॉन्ज। 15,000 बीवी की मैचिंग में कितने की इनकम आती है? 15,000, घबराइए मत, पूछा जा सकता है।
50,000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग में कितने की इनकम आती, कितने की इनकम आती है, कितने की आती है, कितना, ओके। और अगर वही बंदा सिर्फ 14,999 की मैचिंग करता है तो कितने की आएगी, कितना, कितना कितना, 2000। समझ रहे हो? अभी मुझे अपने प्लान के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है। अब मैं किसी थर्ड पर्सन के पास गया और मेहताब सर के पास पहुंच गया और मेहताब सर एक्सवाइजेड किसी कंपनी में है और उन्होंने बोल दिया कि सर मेरी कंपनी में अगर आपने 14,999 की मैचिंग की तो मेरे तो 1500 आएगा, 1500 ही बोला और आपके में कितना आता था, 2000, लेकिन आपको पता ही नहीं था तो उनसे क्या होगा, इन्फ्लुएंस हो गया और उनकी बातों पे आप उनके साथ, रियल है कि गलत है, समझ में आ रहा है? मैं अगर अब उनसे बड़े लेवल पे जाऊं, उनसे बड़े पर्ल एंड टॉपाज पे जाऊं और उनसे जाके पूछूं कि 60,000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग में कितने फंड आते हैं, आपको पता है? पहला प्रोग्रेसिव फंड आता है या नहीं आता? प्रोग्रेसिव फंड के साथ जो एक्स्ट्रा इनकम आती है वो आती है या नहीं आती? आती है या नहीं आती? देखा कंफ्यूजन है? तीसरा फ्यूल फंड आता है या नहीं आता? क्या? ट्रैवल फंड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों आता है या पहला आता है? बस आवाज कम हो गई, टॉपा जितनी है क्या? 50,000 की मैचिंग कितने महीने लगातार मैच करने होते हैं और 60,000 की बिलिंग कितने? अब ये चीज आपको नहीं पता था तो आपने टोटल कितना, अगर 60,000 मैचिंग की मतलब 5 महीने में आने लगेगा, लेकिन आप XYZ किसी और कंपनी में होते तो कम से कम आपको 6 महीना, सही है सर, रजी सर, कम से कम कार फंड के लिए 3 महीना और हाउस फंड के लिए 6 महीना, 3 महीना, टोटल कितना करना पड़ता, 6 महीना, लेकिन अपने साथ कितना करना है? अरे ये टेक्निकल इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हमें नहीं पता है और हमारी टीम किसी और के साथ बैठ गई तो क्या करेगी? हमारे साथ काम करेगी या कहीं और काम करेगी? कहीं और काम करेगी। तो इन सब चीजों पर समझने की जरूरत है। मल्टी लेग का मतलब, उसके बाद पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन समझिए क्या है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीपर्चेज नहीं होना। अब नई एक जस्ट नई कंपनी खुली है और उसका मार्केट में खूब ढिढोरा पिट रहा है और उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट है। कितने प्रोडक्ट है? एक प्रोडक्ट है, क्योंकि जब किसी भी आप आउटडोर ट्रेनिंग में जाते हैं तो दूसरी कंपनी की एक रूलिंग है कि उन कंपनियों के नाम नहीं लेने चाहिए इस केस से, ठीक है, मैं नहीं ले रहा हूं, बट एक प्रोडक्ट कंपनी है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट है और तहलका मचा रखा है उस कंपनी ने, है कि नहीं सर? अब उस कंपनी में मैं चला गया और उस प्रोडक्ट ने मेरी किडनी पे असर किया और मुझे फायदा भी हो गया और मेरी किडनी के स्टोन निकल भी गया, लेकिन अगली बार क्या लूंगा? अगली बार क्या लूंगा? अरे यार प्रोडक्ट में दम है, रिजल्ट है, सब कुछ है, लेकिन क्या लूंगा? तो क्या रीपर्चेज होगा? अच्छा, एक कंपनी और है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, करीबन 2000-2500 करके होता है, बोला वो हर जगह काम आती है। अगर उस प्रोडक्ट को लोगे तो टी से कुछ नाम है, थंडर कुछ करके, तो उसको अगर लेते हो तो सब चीज पे काम करता है। आपकी किडनी भी साफ कर देगी, आपका लीवर भी ठीक कर देगा, आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ा देगा, सब कुछ बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन उसको लिया, फायदा भी पहुंच गया, लेकिन उसके बाद मैं उस कंपनी में कमाने भी लगा, लेकिन अपने पैसे को कहां खर्चा करूंगा? मार्केट में साबुन सरफ तेल तो लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा? हल्दी धनिया मिर्ची मसाले लाऊंगा कि नहीं लाऊंगा? और वो चीज अगर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं? सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? तो मतलब रीपर्चेज नहीं होने का बहुत बड़ा कारण कंपनी अच्छा, प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा, पे आउट अच्छा, लेकिन रीपर्चेज नहीं है। तो आपके पास रीपर्चेज है या नहीं? आपके पास रीपर्चेज है कि नहीं? एग्जांपल के तौर पे आपने किसी को दिया लीवर या कफ सिरप, उसके बच्चे की खांसी ठीक हो गई, समझ में आया? तो प्रोडक्ट पे बिलीव आया और आप पे बिलीव आया। अब वो अगली बार जब बच्चा ठीक हो चुका है तो आपके सोप भी लेगा, आपके सर्फ भी लेगा, आपके शैम्पू भी लेगा और आपका हैंड वॉश भी लेगा। लेकिन अगर वो रेंज नहीं है तो कोई फायदा है? तो हमें ये भी जानने की जरूरत है। उसके बाद जो लिखा है सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम, ब्राइट फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं है? ट्यूसडे, सैटरडे एंड थर्सडे जूम पे ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती? पिछले महीने किस किस स्टेशन में कितनी ट्रेनिंग हुई? जयपुर में पिछले महीने ट्रेनिंग हुई थी,
बहराइच में ट्रेनिंग हुई थी, टीकमगढ़ में ट्रेनिंग हुई थी, पटना में ट्रेनिंग हुआ था, दीघा में हुआ था, बाड़ीपोदा में हुआ था और इलाहाबाद में हुआ था। ऐसी कंपनी जिसने 1 महीने के अंदर 6 प्रोग्राम किए, मतलब एजुकेशन सिस्टम है या नहीं है? ठीक है। अब जब इन बातों को लेकर के जब मेरा दोस्त जो किसी कंपनी में काम करता है पिछले 4 साल से 5 साल से, और वो भी कसम खाता है जीऊंगा मरूंगा तेरे साथ वरना कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब उसके साथ बैठते हो और अपने इन 5 टॉपिक से बात करते हो कि भाई देख मेरा ग्रोथ किस लेवल से हो रहा है, दूसरा मल्टीलेग का प्रॉब्लम नहीं है, तीसरा पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे कि मेरी कंपनी में जो 2500 बीवी की मैचिंग करता है वो भी करीबन 400 से 450 कमाता है, जो 15,000 बिजनेस वैल्यू करता है वो भी 3500 कमाता है, जो 30,000 करता है वो भी 9,000 से ऊपर कमाता है। लेकिन तेरी कंपनी में जब आप पेन पेपर लेके कैलकुलेट करोगे तो वो बंदा आपके साथ आएगा कि नहीं आएगा? समझिए, कोई भी बंदा आपके साथ एक बार में नहीं आएगा। इसीलिए हर एजुकेशनल और ट्रेनिंग सिस्टम में एक चीज कही जाती है जिसको बोलते हैं फॉलो। फॉलो समझते हो इरफान सर? फॉलो समझते हो मेहताब सर? हमारी और आपकी मुलाकात और इस कंपनी में आने में ड्यूरेशन में कितना समय लगा होगा? कम से कम 6 महीना। मुकीम सर, आपसे जब मैं टकराया था तो कितने दिन बाद ज्वाइनिंग हुई थी? कितना? और कितनी मुलाकात? 6 मुलाकात, 1 महीने के अंदर 6 मुलाकात। जैसा कि बताया था सहनवाज सर, आपका और मेरा कितना टाइम लगा था? कितना? भास्कर सर सच बताना, पता है हमारे जो लीडर्स हैं उनका पैसा दूसरी कंपनी में डिपॉजिट हो चुका है, किसके लिए? स्टॉक ओपन के लिए। सही बोल रहा हूं सर? स्टॉक ओपन के लिए। लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया मनाओ कि खरवास चल रहा था। क्या चल रहा था? और खरवास कितने दिन चलता है? 1 महीना। कितना चलता है? 1 महीना। 1 महीना। और अगर वो खरवास नहीं होता तो सर हमारे और हम सर के नहीं होते। तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में अगर फॉलो बार बार नहीं करोगे तो नहीं होता। लेकिन बार बार फॉलो हर बार एक टॉपिक पे नहीं किया जाता। पहली बार आए तो आपने उसके साथ किसके साथ टॉपिक किया? ग्रोथ पे। अगली बार जब आप जाएंगे तो किसके साथ करेंगे? इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या दोस्त? वायर लूज हो रहा है। ओके, दूसरी बार क्या प्रॉब्लम आएगा? पहला समझ में आया? ओके, पहली बार हमें ग्रोथ के ऊपर बात करना है, चाहे वो आपका ग्रोथ हो सकता है, चाहे आपके एजुकेशन का ग्रोथ हो सकता है, चाहे आपकी कंपनी आपके सिस्टम का ग्रोथ हो सकता है। ठीक है। दूसरी बार उसे ये फील कराने की जरूरत है कि फेलियर से घबराने की जरूरत नहीं है। फेलियर, जैसे कि आप फेलियर में ये रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, रियल एक्सपीरियंस। सहनवाज सर ने भी यहां आके कहा था कि मैं इस लेवल आने के बाद भी डेस्क पे काम करता हूं, डेली काम करता हूं। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपको प्लान का नॉलेज होना चाहिए। समझिएगा, दिल से बताइएगा, हम लोग जो लीडर्स हैं मार्केट में 90% लोग हमें ऐसे मिलते हैं, जब उनसे पूछता हूं कि सर कितना साल और कितना टाइम किसी कंपनी में किया, तो बोलते हैं 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 15 से 20 और 30 हजार रुपए भी कमाए। लेकिन जब उनसे प्लान के बारे में पूछता हूं कि सर आपकी कंपनी में परफॉर्मेंस बोनस लेने के लिए कितने रुपए की परचेजिंग आपकी आईडी पे होना चाहिए थे, तो बता नहीं पा। 90% लोग मार्केट में ऐसे हैं जिस कंपनी के साथ काम करते हैं उस कंपनी के प्लान के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना है? उसका पूरा नॉलेज रखना है। उसके बाद क्या लिखा है? प्रोडक्ट्स का नॉलेज। प्रोडक्ट्स का नॉलेज का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपको एक सिंगल प्रोडक्ट का नॉलेज है। जैसे कि सर ने प्रभु सर ने बताया था कि किसी को पाइल्स की दिक्कत हुई थी, तो आपने यहां से स्टेज से सुन लिया कि उसको पाइल्स किट देना है। क्या सिर्फ पाइल्स किट देने से 100% रिजल्ट आएगा? उसके साथ हमें क्या देने की जरूरत है? पाइल्स सिरप, साथ में कॉन्स्टिपेशन चूर्ण। सही है गलत है? जस्ट अगर किसी को चेस्ट में पेन होता है और अगर उसे सांस लेने में दिक्कत है तो उसे क्या देने की जरूरत है? फिर से समझिए, किसी को घुटने में पेन है तो उसे क्या देने की जरूरत है?
क्या सिर्फ ऑर्थो किट देने से रिजल्ट आ जाएगा? उसके साथ क्या देने की जरूरत है? मुझे मत बताइए प्लीज, अपने बगल में देखिए कि आपकी डाउनलाइन बैठा है, क्या वो मेरे सवाल का सही जवाब दे रहा है? अगर आपका डाउनलाइन आपके बगल में बैठा है और वो चुप बैठा है और आप बोल रहे हो, इसका मतलब आपका डाउनलाइन कॉन्फिडेंट सही बोला, गलत बोल रहा हूं? सही है। तो फिर से मैं पूछूंगा, आप ध्यान देना कि क्या है। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, परेशानी है, तो उसे क्या देने की जरूरत है? ऑर्थो किट, बायोमैग्नेटिक ब्रासलेट, सही है, ऑर्थो सिरप देने की जरूरत है या नहीं? इसके अलावा उसके रिजल्ट को देख के, उसके एमआरआई एक्सरे को देख करके जो रेकमेंड करने की जरूरत हो वो देना। लेकिन आपका डाउनलाइन, उसको पता चला कि किसी की घुटने में पेन है और वो सिर्फ गया ऑर्थो किट दे के आ गया, और वही बंदा आपसे 2 महीने बाद टकरा रहा है, बोला सर मैं 2 महीने से आपकी ऑर्थो किट खा रहा हूं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो क्या हम सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे? हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट था या नहीं था? हाँ ना? समझ में आ रहा है? हमें क्या, हमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट की जानकारी होने से नहीं होता, हमें प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन भी पता होना चाहिए। उसको, जैसे कि हमारी वाटी आती है, राहत वाटी आती है, उसको कैसे खाना है? पानी लेना है, निकल जाना है, कैसे खाना है? कैसे खाना है? अब मुझे नितेश सर ने बताया कि सर ऑर्थो किट ले लो, ऑर्थो सिरप ले लो, ब्रासलेट ले लो और राहत वाटी भी ले लो, और मैंने लिया और जैसे मैं ऑर्थो किट के टैबलेट को खाता था वैसे मैंने खाया, ठीक है। बट राहत वाटी क्या करता है, आपके रिजल्ट को 20% फास्ट और ज्यादा कर देता है। वो चीज तो हुई नहीं ना। लेकिन नितेश सर को यह बात पता नहीं थी और सीताराम सर को पता थी, और सीताराम सर ने किसी पेशेंट को दिया और उसको यह बताया था कि इसको साथ में चबा के देना। अब बात क्या हो रही पता है, राजस्थान वाले तो कभी प्रोडक्ट की कंप्लेन नहीं करते, लेकिन यूपी वाले हर प्रोडक्ट की कंप्लेन, ऐसा होता है कि नहीं होता? सुना है कई बार ऐसा? यस। इसका मतलब समझ लो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसको यूज करने का तरीका और साथ में कॉम्बिनेशन नहीं बताया है। और फिर आप क्या कहते हो, सर मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। सही है कि नहीं? मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा, मेरा चेक नहीं बढ़ रहा है, मेरी टीम नहीं बढ़ रही है, मेरे लोग ऑटो मूड में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी के बाद क्या थी, प्रोडक्ट्स के बाद क्या था, पे आउट। जैसे कि मैंने पूछा कि 60,000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग में कितना आता है, क्या सच बताइएगा, ईमानदारी से वही लोग हाथ खड़ा कीजिएगा जो ये काम को किए हो। कभी अपने डाउनलाइन के साथ बैठ के कभी पूरे पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया कि किस लेवल पे कितना इनकम आती है? अगर एक बंदा 1 लाख बीवी की मैचिंग करता है, कितना इरफान सर? एक बंदा अगर 1 लाख बीवी की मैचिंग करता है तो उसे एग्जैक्ट कितना परसेंटेज इनकम जाता है? कितना परसेंट? कितने लोग यहां खड़े होकर बता सकते हैं कितना परसेंट जाता है सर? कितना कितना? क्या लेवल है आपका? बीवी का 33%। क्या लेवल है आपका? थैंक यू सर, बैठिए। कितना परसेंट जाता है उसके पास? अब कैलकुलेट करने का तरीका, प्रोग्रेसिव बोनस उसे जाता है कि नहीं जाता? तो प्रोग्रेसिव बोनस में कितने परसेंट है? 22%। फ्यूल फंड जाता है, ट्रेवल फंड जाता है, ट्रेवल फंड में कितना है? 8 से 9%। फिर कार फंड, एजुकेशन फंड, हाउस फंड, ये सारे फंड जाते नहीं जाते? और उसके बाद 1 लाख बीवी की मैचिंग में जो क्लब इनकम जाता है, टोटल काउंट करते तो 57 से 60% जाता है। कितना जाता है? लेकिन कितने लोग हैं इसमें ऐसे जो बैठ के अपनी टीम के साथ ये करते हैं? सच बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। एक बंदा नहीं, एक बंदा। अब बताओ क्या क्या रहे हैं यार, हम क्या कर रहे हैं? अगर मैं भी यहां खड़े होकर के आप लोगों से पूछूंगा कि प्लीज हाथ खड़ा कीजिए सर कि कितनी ट्रेनिंग अटेंड की, 8 वाले, फिर 6 वाले और 7 वाले और 4 वाले, लास्ट 4 ट्रेनिंग अटेंड करने वाले भी यहां कम से कम 20 लोग मिलेंगे। लेकिन पे आउट के डिस्ट्रीब्यूशन में कितने लोग मिल रहे हैं? सिर्फ 1 लोग। कितने लोग मिल रहे हैं? ऑफ हो गया, कोई नहीं, इंपॉर्टेंट है। मैं ये आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि जब हमारा टीचर हमारी छोटी छोटी चीजों को नहीं बताएगा तो मैं उसे घर में जाके प्रैक्टिस कैसे करूंगा? इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हमने आज सीखा नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आज के बाद तो कम से कम उन सब चीजों पर फोकस करेंगे। मुकेश सर सच बोलिएगा, कसम है आपको, क्या मेरे घर पे, सर प्लीज खड़े होइएगा,
नीतीश सर प्लीज खड़े होइएगा। नीतीश सर, क्या मेरे घर हम जब 10 बजे फील्ड में जाते थे उससे पहले सुबह 8 साढ़े 8 बजे मेरे घर आते थे कि नहीं आते थे? और क्या करते थे और कैसे करते थे? जैसे कि मुकेश सर है, नीतीश सर, तो मेरे घर में उस कॉर्नर में मुकेश सर नीतीश सर को प्लान देगा, नीतीश सर मुकेश सर को प्लान देगा, ठीक है? मिथिलेश सर मौर्य सर को प्लान देगा और ये हम करेंगे। वो अलग रूम में, एक बंदा ऊपर वाले रूम में चला था। हम इस तरीके से प्रैक्टिस करते थे। इसलिए हम जब जनरेशन में कदम रखे उससे पहले बाइनरी में भी मास्टर हुआ करते थे। ये बात सही है कि नहीं? क्या वो चीजें हाल हम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? समझो, ये सब जो चीजें हैं ना, आपको यही समझने को मिलेगा क्योंकि घर पे या जब हम फील्ड में काम करते हैं तो उसमें हमें काम करने का मौका, तो आप लोगों को क्या करना है? घर पे 1-to-1 प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ट्रेनिंग समझ में आया? सिर्फ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि एक अपलाइन आएगा 10 लोगों को बैठाएगा और ट्रेनिंग देगा, ठीक है? हम 3 लोग बैठ के भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे एक बिजनेस के लिए कहता है कि आप या आप 2 से अधिक लोग होते हैं तो ग्रुप बन जाता है। सही सर? मैं सही बोल रहा हूं सर? प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं तो क्या हो जाता है? ग्रुप। वैसे ही आप अपलाइन और डाउनलाइन जब 2 लोग बैठ के भी ट्रेनिंग करेंगे तो ये ट्रेनिंग काउंट होगी। कोई जरूरत नहीं कि आप नेशनल ट्रेनिंग में जाके ही सीख सकते हो, ठीक है? उसके बाद जूम मीटिंग, जैसा कि मुकेश सर ने बताया कि अगर ये 250 लोग अगर 2-2 लोगों को लेके आएंगे तो 750 लोग कम से कम जूम में आएंगे। ये बात सही है कि नहीं? कसम से सच बताइए, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास उनके अपलाइन का फोन आता है कि भाई कहां हो, जूम में हो कि नहीं हो? वो हाथ करे जो उनके अपलाइन का फोन आता है। वाह, आप अपने अपलाइनों के लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि आप लोग वो इंसान हो, आप लोग वो इंसान हो जो अपना चेक अपने अपलाइन को देते हो। सही बोलो गलत बोल रहा हूं? आप लोग ये ताली बजाने वाले वही लोग हो ना जो अपना चेक में से कुछ पैसा अपलाइन को देते हो? कितने लोग ऐसे? आप वो जो ताली बजा रहे थे वो बताइए। ये सविता मैम देख लो क्या कह रही है। अपलाइन को चेक दिया थी आपने? वैसे ताली बजा रहे थे, समझ रहे हो? अपलाइन हमें फोन करके कह रहा है कि भाई उठ जग, जूम अटेंड कर, जहां से एजुकेशन ले, जहां से तेरी फैमिली तेरे बच्चे सब कुछ ग्रोथ करेंगे। और फिर भी हम बहाना मार देते हैं क्या कि सर मैं बाहर हूं, मैं फील्ड में हूं, मैं रास्ते में, मैं कार में हूं, सब कुछ होता नहीं होता? तो उस पर ध्यान देना। और उसके बाद आउटडोर ट्रेनिंग। मेहताब सर, आपकी टीम कितने लोगों की है? अभी नहीं, 3 से 4 हजार। भास्कर सर, कितने की टीम है? कितने? 5400। सर आपकी टीम कितने की है? ओके। मौर्य सर आपकी टीम कितने की है? 750। सर टीम कितने की है? अब उसका कितने % लोग ट्रेनिंग में आए? मान लीजिए किसी की टीम 5000 है, 5000 का 10% कितना होता है? कितने होते हैं? 10% भी नहीं लाए। 1% कितना होते हैं? अब यहां कितने लोग हैं जो 1% लोगों को भी यहां ट्रेनिंग में लेके आए? कितने लोग हैं जो 50 लोगों को लेके आए? समझ रहे? अब हमारा देखो सर, ट्रेनिंग 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 जो बोलते हैं, इसने भी कसम खा रखी है और हमने भी कसम खा रखी है। भाई मोहताब सर ने मोटिवेट कर ही दिया है, अब मैं कितना भी कुछ कहूं, कुछ होने वाला मोटिवेशन है। उसके बाद प्रभु सर ने ये बता ही दिया है कि पेशेंस रखना है। जब एक बंदा मोटिवेटेड भी है और एक बंदा बोल दिया पेशेंस भी रखो, और मुकेश सर ने पूरे स्किल आपको दे ही दिए हैं। तो अब जैसे हीरा जो डायमंड होता है, यहाँ डायमंड ही तो बनना है ना, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? तो मैं भी प्रेशर को दबा के डालूंगा कि नहीं डालूंगा? डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? मुझे आपके अंदर का स्किल देखना है यार। दिक्कत ये है, समझ में आ रहा है? अगर जो चीजें मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं, अगर वो चीजें आपने देख ली तो यकीन मानिए, और जो चीज देख ली और वो चीज जब दूसरी कंपनी में किसी लीडर के साथ आप बैठ जाओगे और उसे जब दिखाओगे तो वो बंदा बोलेगा सब कुछ छोड़, आज मेरा ज्वाइनिंग लगा। ये बात होना है कि नहीं होगा? तो एक बार फिर से अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आप लोग लंच करके आए हुए हैं और आप लोगों का खून गाढ़ा हो गया है। लंच करने के बाद क्या होता है? खून गाढ़ा हो जाता है, होता ही नहीं होता? और जब खून गाढ़ा हो जाता है तो धीरे धीरे सर्कुलेट करता है, और जब धीरे धीरे सर्कुलेट करता है तो हरकतें भी धीरे धीरे होती हैं। लेकिन बातें धीरे धीरे समझने की जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको ट्रेनिंग? ये सब फेलियर के रीजन है।
अब ये 5 कारण, प्लान का कंप्लीट नॉलेज ना होना, प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन का नॉलेज ना होना, पे आउट का नॉलेज ना होना, ट्रेनिंग में खुद नहीं करना, एक ट्रेनिंग में आना और एक टीम के साथ करना, उसके अलावा जूम मीटिंग अटेंड नहीं करना और ट्रेनिंग में, ये सब कमियां हमारे अंदर है कि नहीं? यस सर। तो भी हो कि अगली बार मिलेंगे तो इन कमियों से तो हम नहीं मिलेंगे। लिख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसके बाद यहां नेक्स्ट लिखा है ग्रीडी। पहले तो टेक्निकल कारण थे, समझ में आया? यस सर। क्या था? टेक्निकल कारण। अब उसके बाद इमोशनल कारण आता है, समझ में आ रहा है? और यकीन मानिए एक इंसान ही ऐसा है इस धरती, इस पृथ्वी पे जो चाहे वो कर सकता है। ये बात सही बोला गलत है? लेकिन इंसान को बस में रखने वाला एक ही चीज है जिसको बोलते हैं ग्रीडी, लालच। इंसान को कंट्रोल में कर लेता है वो क्या है? इंसान का लालच। और इंसान के लालच में कुछ चीजें होती है, जैसे कि वो जब किसी कंपनी में काम करता है और दूसरी कंपनी में आता है, या इसी कंपनी से पैदा होता है और इसी कंपनी में बढ़ा जाता है, तो कई बार वो क्या करता है, जल्दी से जल्दी सभी चीजों को अचीव करने के लिए वो कुछ गलत डिसीजन ले जाता है। समझ में आ रहा है? वो कई तरीके के हो सकती हैं। उसके बाद दूसरों